हाँ तो बच्चों राधे राधे। ये देखो नया लेक्चर है ये, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में। तो देखते हैं कि पहला सवाल है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K4FeCN O6 एंड हाफ H2O2। तो ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड और H2O2 की जो रिएक्शन है वो दो तरह से है बेसिकली। एक तो क्या है कि न्यूट्रल मीडियम में यानी कि वाटर के अंदर, और एक है एसिडिक मीडियम में। तो ये ले लिया हमने K4FeCN6 प्लस हाफ H2O2 ले लें जो ये कह रहा है, और प्लस ये H2SO4 ले लिया। तो यहाँ पर देखो क्या मिलता है हमको, ये एसिडिक मीडियम है जबकि ये न्यूट्रल मीडियम में बता रहा है। तो दोनों तरह से पूछ सकता है, मैं दोनों तरह से यहाँ पे बता रहा हूँ। तो इस वाले केस में ये कन्वर्ट हो जाएगा पोटेशियम फेरिसाइनाइड में, यानी K3FeCN6 और प्लस यहाँ पर बनता है ये K2SO4 और बनता है यहाँ पर H2O। ठीक है ना। तो इसको और बैलेंस कर लेंगे तो हाफ H2SO4 चाहिए होगा हमको, और ये हाफ K2SO4 हो जाएगा। तो रिएक्शन क्या है, ये पूरी तरह से बैलेंस्ड हो गई। तो ये ध्यान रखो कि अगर न्यूट्रल मीडियम में, सॉरी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो क्या बनना है, पोटेशियम फेरिसाइनाइड प्लस वाटर निकलेगा। इसलिए ऑप्शन भी दिया हुआ है सेकंड वाला, K3FeCN6 एंड H2। जबकि न्यूट्रल मीडियम में जो रिएक्शन है वो किस तरह से होगी, ये देखो K4FeCN6 प्लस वाटर ले लिया यहाँ पर, सॉरी H2O2 ले लिया, और हाफ H2O2 लेना है हमको क्योंकि वो कह ही रहा है हाफ H2O2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, K3FeCN6 प्लस यहाँ पर अब ये क्या निकलेगा, KOH। रिएक्शन भी देखो पूरी तरह से बैलेंस्ड है ये, इट्स सेल्फ रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चेक कर लो। ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लें कि क्या आ रहा है, KOH, K3FeCN6 एंड KOH इज द प्रोडक्ट। तो आंसर क्या हो गया इस वाले रिएक्शन में, सिंपली ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वन देखें क्या कह रहा है, फॉर द कलरलेस कॉम्प्लेक्स। देखो कलरलेस कह रहा है, तो कलरलेस कब होगा, जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। M(H2O) 6 N पॉजिटिव, वेयर M इज ए 3D सीरीज ट्रांजिशन मेटल। ये 3D सीरीज का ट्रांजिशन मेटल है। द करेक्ट ग्राउंड स्टेट डी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ M। ग्राउंड स्टेट में पूछ रहा है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो यहाँ पर देख ले कि अगर पहले वाले ऑप्शन को मैं हटा दूं तो ये वाला देख लो कि T2G ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो सारे तीनों के तीनों कैसे अनपेयर्ड है। और ये जो कंपाउंड होगा, मतलब इस वाले मेटल आयन का एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो कलर्ड होगा। इसी तरह से T2G6 ये पेयर्ड हो गए, और Eg में 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये अनपेयर्ड। तो ये भी कैसा रहेगा, कलर्ड कॉम्प्लेक्स रहेगा। T2G4 Eg2, T2G4 का मतलब कितना हो गया इलेक्ट्रॉन, कि T2G की 3 ऑर्बिटल, 3 में एक एक और एक पेयर्ड, तो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है ना। तो ये भी कैसा रहेगा, कलर कॉम्प्लेक्स। ये वाला कैसा रहेगा, रहेगा कलरलेस। कलरलेस क्यों रहेगा कलरलेस, क्योंकि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू है 0। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। ये बहुत ही मतलब किस तरह के सवाल है, ट्रिकी तरह के सवाल है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ C60 फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, बेसिकली कार्बन फैमिली में, पर उसकी प्रॉपर्टी इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनिक से बेस्ड
सवाल यहाँ पर पूछ सकता है। तो फ्लोरीन क्या है, फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर 12 जो रिंग है वो 5 मेंबर रहती है और 6 मेंबर रिंग 20 रहती है। 6 मेंबर रिंग जो है आपस में भी कनेक्ट रहती है, लेकिन 5 मेंबर से कनेक्ट नहीं रहती है। 5 मेंबर के चारों ओर 6 मेंबर रिंग कनेक्ट रहती है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बन जाएगा कि 5 मेंबर रिंग्स आर फ्यूज्ड विद 6 मेंबर रिंग्स ओनली। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप और स्ट्रक्चर देख लेना, एनसीईआरटी में बहुत बढ़िया तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। द फर्स्ट टू फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ टू पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्स एंड वाई आर गिवन। देखो पी ब्लॉक एलिमेंट है तो ये क्या है, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल हो गया। आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा दिया हुआ है इसने, तो x के लिए I1 की वैल्यू, IE1 की वैल्यू दी है 6 और IE2 18.8, ये 28.4 और उसके बाद 120 153। तो देखो IE की वैल्यू में कितना डिफरेंस है, 3 से 4 में जाने पर, मतलब 3 के बाद अगर फोर्थ इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं तो ह्यूज डिफरेंस इज देयर। ह्यूज डिफरेंस का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वो बेसिकली क्या रहेगा, 3 रहेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ये इजीली लूज कर सकता है। लेकिन फोर्थ इलेक्ट्रॉन में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा तभी वो रिमूव हो पाएगा। तो इसका मतलब कि इसके पास वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद में वो उसके पास में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा और फर्दर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बिकम वेरी टफ टास्क, ठीक है। इसी तरह से वाई वाले केस में देख ले तो इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x के लिए। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर x कितना हो गया, 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और y कितना आ जाएगा, देखो y के लिए भी देख लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है, लेकिन IE4 और IE5 में कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। 4 से 5 में ये बहुत ज़्यादा, 4 4 जा 16 कह सकते हैं, 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब कि इसके पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, 3 एंड 4। तो आंसर क्या आ गया हमारा, ये इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द हाइड्रोजन एटम वेव फंक्शन। ये हाइड्रोजन एटम के वेव फंक्शन पूछ रहा है, तो इसका ये हमें ग्राफ दिया हुआ है वेव फंक्शन और डिस्टेंस के बीच का। तो इसका जो नोड है, ये वाला पॉइंट पे क्या है, यहाँ पर ये नोड है, तो नोड किस पे आ रहा है, ए नोड पे आ रहा है। नोड की वैल्यू देखो 0 से इधर मूव करेंगे, ये रेडियस दिया हुआ है, न्यूक्लियस मतलब 0 का मतलब यहाँ से न्यूक्लियस से हम रेडियस की तरफ मूव करते हैं, तो नोड कहाँ पर आ रहा है, वो ए नोड पर आ रहा है। अब अगर इनकी वैल्यू निकालते, मान लो जैसे मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा 2 माइनस आर अपॉन ए नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। नोड की वैल्यू निकालना है, इसको साई को स्क्वायर कर देंगे, साई फंक्शन दिया हुआ है, स्क्वायर कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है ना। अब r अपॉन ए नॉट की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 2 और r की वैल्यू क्या आ गई 2a0, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नोड कहाँ पर आ रहा है, ए नॉट पर आ रहा है, रेडियस वो 2a0 के बराबर हो रही है, ठीक है। तो क्या है कि ये वाला फंक्शन करेक्ट आ रहा है, बाकी के भी वैल्यू पुट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो 1s 2s एंड 3s, 1s में 0 नोड रहेगा, 2s में 1 नोड रहेगा, 3s में 2 नोड रहेंगे, ऐसे 1 नोड और ऐसे करके आ जाएगा यहाँ पर 3s के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह के ये आपको शायद एनसीईआरटी में देख लेना एक बार दिए हुए फंक्शन, तो वो याद कर लो, ठीक है। सॉरी, आंसर ए हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर एरोमेटिक। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स पे एक सवाल वो पूछेगा ही पूछेगा,
ऑलमोस्ट हर पेपर में पूछ सकता है, या फिर ऑल्टरनेट वाले पेपर में पूछ सकता है। वो कंपाउंड दे देगा, चाहे तो वो इंटीजर टाइप का पूछ लेगा या इस तरह का ऑप्शनल, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट वाला पूछ लेगा। तो देखो ये एरोमेटिक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 6, यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू कितनी है 6। इस वाले के अंदर भी ये नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है 6 हो गई, और यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या है 0। और ये देखो एंटी एरोमेटिक, सॉरी 0 नहीं है, कितनी है 4, ये वाली वैल्यू कितनी है 4, दिस वैल्यू इज इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू 4, ठीक है। लेकिन ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है। अगर एंटी एरोमेटिक वाला सवाल पूछता है तो दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक, क्योंकि ये नाइट्रोजन कैसा हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, तो रिंग के अंदर यहाँ पर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इस तरह का भी सवाल पूछता है तो ये नॉन एरोमेटिक हुआ। अगर एंटी एरोमेटिक वाला सवाल पूछता है और इसको देता है तो ये एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, ये वाली बात ध्यान रखनी है आपको। तो कौन कौन एरोमेटिक हो गए, एम इज एरोमेटिक, एन इज एरोमेटिक, ओ इज एरोमेटिक। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया सिंपली। इस तरह से हम यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला वाला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिल ब्रोमाइड। देखो एरिल ग्रुप जो होता है वो बेंजीन रिंग, एरिल का मतलब क्या है कि बेंजीन रिंग से कोई भी अटैच है, यहाँ पर कोई भी ये जी अटैच है, और ये बेंजीन रिंग में यहाँ पर कुछ भी है, डायरेक्टली इधर कुछ भी अटैच है, और जी अगर कोई भी ग्रुप बेंजीन जैसे ओ एच अटैच है तो वो क्या हो जाएगा, और यहाँ कुछ भी है एराइल एल्कोहल, एराइल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से हैलाइड है तो एरिल हैलाइड हो जाएगा। कोई एल्डिहाइड डायरेक्टली अटैच है CHO तो एरिल एल्डिहाइड, जैसे बेंजल्डिहाइड हो गया, तो डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। तो ये एरर, दिस इज नॉट, क्योंकि ये वाला एरिल ग्रुप है ही नहीं पहली बात तो, और ये वाला कार्बन वैसे भी क्या है यहाँ sp3 है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक भी नहीं है। AR का मतलब, एरिल का मतलब एरोमेटिक तो है, साथ में उसमें बेंजीन रिंग भी अटैच है, ठीक है ना। तो ये एरिल हुआ, ये एरिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ये एरिल है देखो, ठीक है, क्योंकि ये ब्रोमीन डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच है। तो सिर्फ दो हुए, N एंड PR एरिल ब्रोमाइड्स। तो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच होगा तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं, एरिल कह सकते हैं, अदरवाइज वो एरिल नहीं होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वन, बेंजामाइड इज ट्रीटेड विद Br2 एंड NaOH। तो Br2 और NaOH के रिएक्शन अगर हम बेंजामाइड के साथ कराते हैं तो मैं इसको यहाँ पे ले लेता हूँ कि ये क्या है हमारे पास में CONH2, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने Br2 एंड NaOH। तो रिएक्शन कौन सी हो गई, ये रिएक्शन हो गई क्या, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो सिंपली क्या बन जाएगा, एनिलीन, दिस इज कन्वर्टेड टू एनिलीन, ठीक है। आफ्टर दिस, so this is compound X, this one is X, and X is reacted with what, which is then reacted with NaNO2। तो diazotization NaNO2 and HCl, तो ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना देगा, N2 पॉजिटिव Cl माइनस। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, किसी भी एसिड के साथ कराते हैं, चाहे तो हम इसको बॉईल कर दें वाटर के साथ, ठीक है ना, या फिर किसी दूसरे एसिड के साथ करा रहे हैं। तो यहाँ पे इथेनॉल किसका काम कर रहा है, ये एसिड का काम कर रहा है। ये क्या ले लिया हमने, ETOH, तो ये इसको प्रोटॉन दे देगा, ठीक है ना, प्रोटॉन से ये रिप्लेस हो जाएगा N2 पॉजिटिव यहाँ से।
तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, ये बेंजीन रिंग मिल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दिस इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? इस तरह से देख सकते हैं। अगले वाला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख ले। अब देखो फिनॉल की रिएक्शन हो रही है NaOH के साथ, तो ये क्या है हमारे पास, फिनॉल OH एंड NaOH। तो क्या होगा, सिंपली एसिड बेस रिएक्शन। तो ये फिनॉल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बना देगा क्या, O-Na पॉजिटिव। ओके, और इसकी फर्दर रिएक्शन जो हो रही है वो MEI के साथ हो रही है। तो MEI के साथ क्या करेगा, O- इस पे अटैक करेगा, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। तो ये बन गया क्या, OMe। अब देखें नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पर, कि नाउ दिस इज कंपाउंड M, ये क्या बन गया, M बन गया। M की रिएक्शन किसके साथ हो रही है, ये देखो कि CH3COCl एंड AlCl3 के साथ हो रही है। तो इसको और थोड़ा बड़ा लिख दें यहाँ पर, ये क्या हो गया, MeCOCl, ओके ना, एंड एनहाइड्रस AlCl3। मतलब कौन सी रिएक्शन हो गई, ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। और इस वाले रिंग में अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगा तो ऑब्वियसली जो मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा पे आएगा, क्योंकि CH3 CO ग्रुप भी लार्जर ग्रुप है और OMe और लगा हुआ है। अगर OH ही होता यहाँ पर, तब ये कहाँ पर आता, ऑर्थो पोजीशन पे मेजर मिलता। ओके ना, तो देख लेते हैं। तो प्रोडक्ट क्या मिल गया हमको, ये ONA एंड COCH3। इसके बाद इसकी रिएक्शन, सॉरी ये क्या, OMe है, दिस इज OMe, OMe, और इसकी फर्दर रिएक्शन हो रही है NaOCl के साथ। तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन हो गई, NaOH एंड क्या लेते हैं यहाँ पर, Cl2। अब मिक्सचर ऑफ NaOH या Cl2 क्या है, अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ Cl2। उसमें ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेटेड हो जाएगा Cl2। इसी तरह से NaOH प्लस Br2 ब्रोमो फॉर्म, NaOH या KOH प्लस आइडो फॉर्म बना देगा, ठीक है ना, इसके साथ। तो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा हमें, ये OMe हो गया, और यहाँ पर क्या बना देगा इसको, ये COONe। तो देख ले आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो गया, कि ये वाला तो फर्स्ट हो गया M, और इसके बाद ये वाला क्या था, N, इसके पास ये वाला कंपाउंड क्या हो गया। तो कौन से वाला मैच कर रहा है, ये ऑप्शन इज मैचिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया। आफ्टर दिस अगले वाला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। अब HBr का एडिशन अगर यहाँ पर हो रहा है तो देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, H पॉजिटिव अटैक करेगा। तो H पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, उस वाले डबल बॉन्ड कार्बन पर अटैच करेगा जिससे ज़्यादा हमें स्टेबल कार्बोकैटायन मिले। अगर H इस पर अटैक करता है तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन, और अगर H यहाँ पे अटैक करता है बेंजाइलिक कार्बन पे, तो ये ऑर्डिनरी 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ऑब्वियसली कहाँ पे अटैक करेगा, टू जनरेट बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन यहाँ पे बना, उसके बाद Br ने यहाँ पे आके अटैक किया। तो सिंपली आंसर क्या हो गया, ये ए इज द करेक्ट आंसर इस वाले क्वेश्चन में। ओके ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस वाले क्वेश्चन में देखें हम क्या कह रहा है वो, पढ़ ले। क्या, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1.0 m X2 पॉजिटिव एंड 0.001 m of Y2 पॉजिटिव आयोन्स एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो X2 पॉजिटिव and Y2 positive ions do not interact with each other. This solution is put in electrolytic cell and voltage is
ग्रेजुअली इंक्रीज्ड, धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं, टिल अ करंट बिगिंस टू फ्लो थ्रू द सेल, जब करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया तो द वोल्टेज इज मेंटेन एट दिस पॉइंट, उसके बाद वोल्टेज हमने वहां पे उसको मेंटेन कर दिया, ठीक है ना। एंड अ डिपॉजिट इज ऑब्जर्व ऑन द कैथोड, तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड। अब देखो जिसके लिए भी हमें ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा होगी, जिसका भी रिडक्शन होगा, जिसके लिए ई सेल की वैल्यू ज़्यादा आएगी, उसका क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा, और जिसके लिए ये वाली वैल्यू कम आएगी उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो ई सेल की वैल्यू दोनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। तो ई सेल क्या आ जाता है हमारे पास में, दैट विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 लॉग, अब ये क्या आ जाएगा यहाँ 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आएगा सेल रिएक्शन, ईएमएफ इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स दिए हुए हैं, तो ऊपर वाले केस में क्या हो जाएगा, H2 पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन, और दूसरे वाले केस में सिमिलरली, दूसरे वाले केस में इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, ई सेल ई डॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 एंड लॉग 1 अपॉन Y2 पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी है, ये 1 है, तो 1 का मतलब ये log 1 की वैल्यू 0, ये ओवरऑल वैल्यू क्या बन जाएगी फर्स्ट वाले केस में, ठीक है ना। इन दिस केस ये वैल्यू क्या बन जाएगी कि ई सेल विल बिकम इक्वल्स टू, ई नॉट सेल कितना दिया है 0.35 माइनस, अब ये पूरी वैल्यू क्या है 0 हो गई, तो ई सेल की वैल्यू क्या आई 0.35। सेकंड सेल के लिए देख लेते हैं, फॉर द सेकंड सेल ई सेल कितना हो जाएगा, यहाँ पर ई नॉट सेल दिया कितना 0.40 माइनस 0.0591 बाई 2 इंटू लॉग 1 बाई, अब देखो 10 पावर, ये कितना कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है y का, 10 पावर माइनस 3m दे रहा है, तो 10 पावर माइनस 3m को यहाँ पुट करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ठीक है ना। तो 10 की पावर क्या हो जाएगा 3 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव का मतलब लॉग 10 की पावर 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.40 माइनस, अब इसको 0.6 ही ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3, तो ये कितना बन जाएगा 6×3 = 18 हो गया, 0.40 माइनस 0.18 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाई 2 का मतलब 0.09, 0.09 को इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.31। तो ई की वैल्यू किसके लिए ज़्यादा है हमारे पास में देख लो, अब किसका रिडक्शन इजीली हो सकता है, जिसके लिए ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू क्या है ज़्यादा है, तो ओबियसली किसके लिए आ रही है 0.35 ऊपर वाले के लिए आ रही है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका ओनली एक्स। पहले किसका डिपोजिशन होगा, सिर्फ एक्स का डिपोजिशन होगा, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सवाल हो गया सिंपली। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कर रहा है, फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैसेस विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स इज क्वालिटेटिवली करेक्ट, सॉरी ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें कि कौन से वाला प्लॉट ये करेक्ट है, एक सेकंड। तो इसके बाद देखो क्या है कि अगर हम यहाँ पर ये वाला लिखते हैं सारा फॉर्मूला इसका, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि फॉर द
रिएक्शन इन्वॉल्विंग आइडियल गैस। अब ये सारा गैसेस स्टेट में दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट इज क्वालिटेटिवली करेक्ट। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, के पी बिकम्स इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। और डेल्टा एन जी की वैल्यू इसके लिए क्या आ रही है हमारे पास में, ये देख लो कि 3 मोल तो लेफ्ट हैंड साइड पर है और 5 राइट हैंड साइड पर है। तो 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट माइनस लेफ्ट हैंड, तो ये 2 आ गया। अब के पी अपॉन के सी की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पुट कर देंगे आर टी स्क्वायर। आर टी स्क्वायर का होता है आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, या के पी बाई के सी क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी स्क्वायर के। ठीक है ना। तो जैसे केमिकल काइनेटिक्स में हम ग्राफ करते हैं डी एक्स अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होल स्क्वायर, यानी सेकंड ऑर्डर को फॉलो कर रही है रिएक्शन, तो ग्राफ क्या आता है, ये पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। ए विल बी द करेक्ट आंसर हियर, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या करा है, 2 ग्राम ऑफ नेप्थोइक एसिड, नेप्थोइक एसिड है, dissolve in 20 ml of benzene shows a freezing point depression of 2K. For benzene the freezing point depression constant Kf दिया हुआ है and the density is given, what is the magnitude of belt of factor। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए कि डेल्टा Tf will become equals to Kf। ठीक है ना, Kf इंटू एम इंटू आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो आई क्या है हमारे पास में, वेल्ट ऑफ फैक्टर, डेल्टा टी एफ ऐसे ही दे दिया उसने। ठीक है ना, तो ये वाली वैल्यू 2 हो गई अपॉन के एफ कितना दिया हुआ है 0.88, सॉरी ये के एफ नहीं है, के एफ कितना दिया है, इधर दिया है 5। ठीक है ना, इंटू एम की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, देखो डब्ल्यू वी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 है यहाँ पर इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी कितना दिया हुआ है 0.88, 0.88 डेंसिटी गिवन, वॉल्यूम कितना है 20 ml। तो इससे 0 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 8 दूनी 16। ठीक है ना, 16 और 1 17, 17.6 आ गया इसका वेट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आई। तो देख लो कि ये कितना है 2/5 और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है 172, डब्ल्यू ए हमने निकाल लिया 17.6 डिवाइडेड बाई कितना है ये डब्ल्यू बी कितना दिया है, अगेन 2 ग्राम दिया हुआ है इंटू ये 1000। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0.605। इसको कैलकुलेट कर देंगे, देखो 2 से 2 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, 5 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके 5 से कैंसिल करेंगे, फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.605। तो आंसर में देख लें कि ये वाला आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना, यहाँ पे डी ऑप्शन था वो मैं उसको स्निप नहीं कर पाया। ओके ना, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब देखो आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद रेस्पेक्ट टू मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मैंने पहले भी बताई थी कि अगर हमारे पास में कोई भी एक सेंट्रल एटम हो गया, मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, यहाँ पे 2 फोर्स लग रहे हैं, दोनों ही फोर्स क्या है, विड्रॉइंग फोर्स है, ये एफ एंड एफ, दो
दोनों फोर्स है मान लो, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अब इनके बीच में एंगल बढ़ता जाएगा तो रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू डिक्रीज करती चली जाएगी, ठीक है ना। दोनों अगर आइडेंटिकल फोर्स है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो थीटा की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा इफेक्टिव फोर्स होगा। तो एफ एफ सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये विड्रॉ कर रहे हैं, और एफ और सी एल में एफ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, क्यू इंटू डी के बराबर। इज इट क्लियर? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑब्वियसली ए इज द करेक्ट आंसर। म्यू ऑफ दिस पैरा पोजिशन पर है तो म्यू 0 होगा, चाहे वो सी एल है या एफ है, कोई भी है, ठीक है ना। तो आंसर, करेक्ट आंसर क्या आ गया, ये। आफ्टर दिस ये वाला सवाल है, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो हम कि दोनों इक्वेशन लिख लें सारी, कि Fe3 पॉजिटिव कैन बी ऑब्टेन्ड, मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है Fe सॉलिड में, और ये कैसे मिल सकता है हमको, Fe2 पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये Fe क्या बना रहा है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, Fe3 पॉजिटिव है करेक्ट, तो 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बना रहा है Fe2 पॉजिटिव, और लास्ट वाले केस में क्या ये Fe2 पॉजिटिव इज गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये Fe सॉलिड बन रहा है। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब दोनों, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दें हम, ठीक है ना। इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, तो हमको मिल जाएगा क्या, इक्वेशन 1 मिल जाएगा, ठीक है। अब इनके ईएमएफ को तो डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे हम, डेल्टा जी की वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा जी नॉट 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा जी नॉट 2 प्लस डेल्टा जी नॉट 3, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पूरी इक्वेशन आ जाएगी। तो ये क्या, -N3 E03 बराबर हो जाएगा -N2 E02 प्लस, और ये ऑलरेडी डेल्टा जी नेगेटिव में आएगा, ठीक है ना, तो माइनस का ही साइन आ जाएगा यहाँ पर। ये कितना हो जाएगा, N1 E01, F से F कैंसिल आउट हो गया। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तीनों केस में देख लेते हैं हम, कि पहले वाले केस में कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कितने गेन कर रहा है, ये 3, तो -3 E03 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -N2 में कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन, इंटू E02 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.77, माइनस क्या आ जाएगा, अब ये देख लो कि माइनस से माइनस साइन ये प्लस हो जाएगा, 0.44 इंटू N1 की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये क्या था, डेल्टा जी नॉट 2, तो ये कितनी है, G03 है, नहीं 2 हो गया ये, सॉरी हमने गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर क्या है उससे कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पर ये देख लें कि ये वाली वैल्यू क्या है, डेल्टा G0, एक बार दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है ना, कोई बात। तो यहाँ पर देख लें ये कि डेल्टा G03 की वैल्यू क्या है, डेल्टा G02 प्लस डेल्टा G0 क्या है यहाँ पर, ये 1, ठीक है ना। उनकी वैल्यूज हमने पुट कर दी, उसके बाद देख लेंगे आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। कि सारी वैल्यूज पुट करें तो ये -3E03, अब ये माइनस का साइन है, और इसमें क्या है, माइनस माइनस इंटू 2 इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है ना। 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है, इस केस में ट्रांसफर हो रहा है, तो ये बन जाएगा 0.88,
-0.77 कितना बचेगा, 0.11। ठीक है, तो E03 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव साइन इधर ले लेंगे, 0.11 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना बन जाएगा, 0.033 या 9। ठीक है, और 20 कितना बनेगा, 2 बचा, 21, 3 7 जा, ठीक है ना, 21 या 6 समथिंग आ जाता है ये। तो जो भी आंसर आ रहा है ये इंटीजर टाइप का है। अब यहाँ पर क्या है कि वो x इंटू 10 की पावर -2 -3 इस तरह के टर्म्स में दे देगा, तो इंटीजर में कुछ भी वो पूछ लेगा। ठीक है ना, तो चलो ये मैंने आज 15 सवाल डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में और 15 डिस्कस करूँगा। जय हिंद, जय भारत।